Okay guys, we'll be studying transformation now. आपके ओ लेवल्स के सिलेबस में 4 पार्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अब, ठीक है। नंबर 1 इज़ ट्रांसलेशन, नंबर 2 इज़ रिफ्लेक्शन, नंबर 3 इज़ enlargement, number 4 is rotation. But before we move any further, it is very important to know that transformation is transforming object to image to make it more easier. It is each point of object to each point of image. This point is very important just because कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्ट टू इमेज तो है, पर आपका हर एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट हर एक इमेज के पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अच्छा, तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन नॉर्मली आपके पास ऑब्जेक्ट टू इमेज होता है, पर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप or size. The only thing that would change is the position of object to image. सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट गिवन है वही जो है ना उसके पोजीशन चेंज होकर इमेज बन जाएगा। अब जो पोजीशन जो चेंज होती है ट्रांसलेशन की वो होती है ट्रांसलेशन फैक्टर से। जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वो हमेशा किस में गिवन होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन होता है। ये जो एक्स है बेसिकली दिस इज चेंज इन एक्स, और वाई क्या है, ये चेंज इन वाई। नाउ देयर आर टू मेथड्स टू एक्चुअली डू दिस। या तो आप डायरेक्टली इसको कर लो या फिर आप क्या करो कि इसको आप फॉर्मूला के थ्रू कर लो, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर गिवन है x और y, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव x है और पॉजिटिव y है, तो मूवमेंट कहाँ हो जाएगी, राइट पे, और इसकी मूवमेंट हो जाएगी अप। अगर x नेगेटिव हो और y मेरा पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो और y क्या हो जाए, पॉजिटिव है, तो इसकी जो मूवमेंट है वो हो जाएगी लेफ़्ट पे और ये मूवमेंट कहाँ होगी, अप। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं भाई आपका जो x है वो है पॉजिटिव पर y है नेगेटिव, तो ये कहाँ जाएगा, राइट पे जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। फिर इन दी एंड अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं भाई अगर x और y दोनों ही नेगेटिव हों तो ये कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट पे, और ये कहाँ चला जाएगा, डाउन, क्योंकि x हमेशा आपको x एक्सिस पे मूवमेंट करती है और y हमेशा क्या करता है, y एक्सिस पे मूवमेंट करता है। पर ये जो मूवमेंट होगी ना ये ट्रांसलेशन फैक्टर से गिवन होगी। अगर ट्रांसलेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट टू इमेज मूव करना होगा तो वो ट्रांसलेशन फैक्टर हमेशा क्वेश्चन में
गिवन होगा। अब वो इन 4 चीज़ों में गिवन हो सकता है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, विच ऑब्वियसली विल बी डूइंग इट इन द एंड। बट राइट बिफोर दैट you should be pretty much knowing one thing, that is that the formula of translation is O plus T is equal to I. O means the object coordinate, T means translation factor, and I means your image coordinate. Now you need to remember it is each point of object moving to each point of image. If I give you an example, भाई नहीं मुझे तो पता है भाई ट्रांसलेशन जो आपका फैक्टर है वो है ऐसे रैंडमली मैं बोलता हूँ 2 and 3, ठीक है, और आपको बोल देता है कि भाई ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन है ए विच इज़ राइट एट द लेफ़्ट, जो कि आपके पास गिवन है। मैं बोल देता हूँ, अब जो काम करूँगा वो ग्राफ पे कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ए सपोज़ करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बी सपोज़ करते हैं, इस वाले पॉइंट को सी सपोज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपके एग्जामिनर इसको हाईलाइट नहीं करता, आप हाईलाइट खुद कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अब मुझे पता है कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो है 2 and 1, पर इस ए को मैं कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 and 1, क्योंकि मेरे पास नॉर्मली ये आ जाएगा 2 and 1। अब मुझे पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो है O plus T इज़ इक्वल टू आई। अब मुझे ए का ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है 2 and 1, ट्रांसलेशन फैक्टर क्या है 2 and 3, तो नॉर्मल मैट्रिसेस क्या हो जाएगा 2 + 2 is 4, 1 + 3 is 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ए डैश का कोऑर्डिनेट बन रहा है वो बन रहा है 4 and 4 पे, तो 4 and 4 मेरे पास ये आ गया, ए डैश बन गया। अब इसको हम बाद में इसको नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से भी कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ नहीं भाई कोऑर्डिनेट बी चाहिए, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो है 3,1। अगर 3,1 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो O plus T इज़ इक्वल टू आई अगेन। जितने मेरे पास पॉइंट्स होंगे उतनी दफ़ा मैं फॉर्मूला लिखूँगा, 3 and 1 प्लस ट्रांसलेशन फैक्टर इज़ 2 and 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4। 3 + 2 is 5 and 1 + 3 is 4, तो मेरे पास ये हो गया 5 और 4, तो ये आपका पॉइंट हो गया 5, और दूसरी लेफ़्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो दिस बिकम्स योर बी डैश। एंड लास्टली दैट यू हैव सी का कोऑर्डिनेट है 2,3, तो आई कैन राइट दिस एज 2 3 एंड द फॉर्मूला इज़ O plus T इज़ इक्वल टू आई। तो O क्या हो जाएगा 2 3, मेरे पास ट्रांसलेशन फैक्टर भी 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 6, तो मैं नॉर्मली बोल सकता हूँ ठीक है 4,6 आपका क्या हो जाएगा सी डैश। तो अब जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये आप नोट करें कि भाई ना साइज़ चेंज हुआ है ना मेरे पास शेप चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ए को मूव कर दिया उसकी इमेज पोजीशन पे। ये मैंने तीनों पॉइंट पे कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जब बी के लिए वर्किंग की थी तो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट बी का 3 बनता, ट्रांसलेशन फैक्टर ऐड किया तो बी डैश आ गया। सिमिलरली सी मेरे पास ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट था तो ये मेरे पास क्या आ गया सी डैश आ गया। ओके, तो फिर अब अगर आप नोट करो तो मेरे पास ए टू ए डैश हो गया, बी टू बी डैश हो गया, सी टू सी डैश हो गया। पर इसी चीज़ को अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो मैं ए को राइट, क्योंकि मेरे पास ट्रांसलेशन फैक्टर क्या था, ट्रांसलेशन फैक्टर वॉज 2 and 3, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये राइट पे जाएगा और ये कहाँ जाएगा अप जाएगा। हर एक पॉइंट राइट पे 2 दफ़ा जाएगा और 3 ऊपर जाएगा। तो अगर मैं ए को देखूँ तो ये कहाँ गया 1 2 राइट पे गया और फिर 3 ऊपर जा रहा है 1 2 3, तो मेरे पास ए टू ए डैश डायरेक्टली आ गया। सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं ग्रीन से करता हूँ बी के साथ 1 2 और फिर ऊपर देखिए 1 2 3, यही चीज़ मैं येलो कलर के साथ कर रहा हूँ सी के साथ 1 2
1 2 3. So whatever you do, your answer would be same even if you use your direct method or you use your normal formula method. Okay, if for suppose let me say that भाई मेरा जो ट्रांसलेशन फैक्टर है वो है -2 और 3. -2 3 का मतलब क्या हुआ, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, समझ जाएं आप. ये कलर मैंने मिटा दिए, सिर्फ और सिर्फ ABC मार्क्ड है. ठीक है जी. अब अगर आप नोट करो तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है मुझे चाहिए -2 3. -2 का मतलब क्या होगा, लेफ़्ट, और ये क्या हो मतलब हो गया अप. ब्लैक से ए को मार्क करता हूँ, लेफ़्ट 2 जाएगा, 3 दफ़ा ऊपर जाएगा, ए 1 2 1 2 3. तो ये बन जाएगा आपका ए डैश. सिमिलरली रेड से मार्क कर रहा हूँ बी को, 1 2 1 2 3, ये क्या बन जाएगा आपका बी डैश. फिर ब्लू से मार्क कर रहा हूँ 1 2 1 2 3, ये क्या बन गया आपका सी डैश. तो अगर मैं बनाने चलूँ, मेरा जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके से बन गया. और यही चीज़ अगर आप नेगेटिव एक्स के साथ और नेगेटिव वाई के साथ करोगे तो नेगेटिव एक्स लेफ़्ट पे जाएगा, नेगेटिव वाई नीचे जाएगा. और यही चीज़ अगर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई के साथ करोगे तो राइट पे जाके नीचे चला जाएगा. इसके अलावा ट्रांसलेशन में और कुछ नहीं है सिवाय एक और चीज़ के कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज गिवन हो और आपको निकालना हो आपका ट्रांसलेशन फैक्टर, तो आप कोई भी सेम पॉइंट्स उठाइएगा. सेम पॉइंट्स उठाना बहुत मस्ट है. आप वही ओ को ओ पे रखो, फिर टी को टी पता नहीं है, आई को आई पे रखो. तो जब ओ और आई आप रख लोगे तो ओ को जब उधर लेके जाओगे तो टी इज़ इक्वल टू आई माइनस ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. तो आप ट्रांसलेशन फैक्टर आ जाएगा. और कोई भी पॉइंट उठा दोगे तो ट्रांसलेशन फैक्टर विल रिमेन सेम, जस्ट बिकॉज कि आपका तो सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज पे ट्रांसलेशन फैक्टर की वजह से ही मूव हुआ होगा. Okay guys, now you need to understand reflection. There are 4 main types of reflection: x-axis reflection, y-axis reflection, y is equal to x reflection, and y is equal to minus x reflection. But what is reflection? Reflection is object transferred to image through reflection line, or you can even say mirror line. Object is always transformed to opposite side of reflection line with same distance of the object टू रिफ्लेक्शन लाइन एंड इमेज टू रिफ्लेक्शन लाइन. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिफ्लेक्शन लाइन होगा, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्शन लाइन तक, वही आपका इमेज का डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्शन लाइन से. ठीक है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट इमेज जा रहे हो तो यू विल बी लुकिंग फॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्शन लाइन, देन यू विल बी काउंटिंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्लेक्शन लाइन टू द इमेज. अच्छा, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको कवर करने के लिए. व्हेन यू डूइंग एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन यू शुड नो दैट विद एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स एक्स इज सेम बट द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंज. एक्स हमेशा सेम रहेगा पर साइन जो वाई की जो है ना वो चेंज हो जाएगी, तभी आपके पास एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाएगा. अच्छा, वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट इज सेम बट द साइन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंज. y इज इक्वल टू एक्स रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट्स है इंटरचेंज, मतलब कि x और y का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x बिकम्स y एंड y बिकम्स x. और y इज इक्वल टू माइनस एक्स में क्या होता है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज तो होते हैं बट योर साइंस आर ऑल्सो चेंज्ड. ओके, नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट ए. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट ए को हम करें रिफ्लेक्शन विद एक्स एक्सिस. अब पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, वो पॉइंट क्या था कि भाई आप जब रिफ्लेक्शन करते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट इज़ सेम बट द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट इज़ चेंज. जब भी आप रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस करते हो, पॉइंट नंबर 1. तो अब आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ विद एक्स एक्सिस तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है. तो जितना डिस्टेंस ए का यहाँ रिफ्लेक्शन लाइन से होगा, क्योंकि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो यही चीज़ अपोजिट साइड पे आ जाएगी उतने ही डिस्टेंस से जितना इसका है. ये देखें, तो मेरे पास यहाँ से ब्लैक लाइन पे 1 था तो रेड लाइन भी क्या हो जाएगी 1. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास ए डैश. सिमिलरली बी का डिस्टेंस कितना था 1 का,
तो मेरे पास बी डैश भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है ये क्या हो जाएगा, बी डैश। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो सी। देखें 1 2 और 3 का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब जो मेरे पास सी नीचे बनेगा वो कितने पे बनेगा, 1 2 3 पे बनेगा, तभी जाके मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई ये क्या बन जाएगा, सी डैश। तो इसी वजह से जब मैं इसको मार्क करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई ठीक है, अब ये मेरा रिफ्लेक्शन बन गया। पर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना कि ये हो क्या रहा है। मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या था, मेरे पास कोऑर्डिनेट था ए का कोऑर्डिनेट था, ए का जो कोऑर्डिनेट था वो था 2,1, ठीक है। तो अगर ये 2,1 है तो मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या होता है कि योर एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम बट द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट विल चेंज। तो मेरा ए डैश क्या बन जाना चाहिए, ए डैश बन जाना चाहिए 2,-1। और अगर आप ग्राफ में देखें तो ए मेरे पास ब्लैक लाइन का क्या नज़र आ रहा है, ए 2 और यहाँ पे आ गया 1, और जो ए डैश है वो क्या हो जाएगा 2 ही है, पर यहाँ देखें ये क्या बन गया -1, विच मीन्स कि मेरे पास 2 बन गया और ये क्या बन गया -1। सिमिलरली अगर आप नोट करो, मैं बी देखता हूँ, बी क्या है मेरे पास, बी इज़ 3,1, तो बी डैश क्या बन जाएगा 3,-1। और अगर मेरे पास सी गिवन है दैट इज़ 2,3, तो मुझे ये पता है कि मेरा जो सी डैश है वो क्या बन जाएगा 2,-3। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, यू जस्ट नीड टू चेंज द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट बस यू नीड टू कीप योर एक्स कोऑर्डिनेट सेम। अच्छा कभी कभार ऐसे जो है ना बगैर ग्राफ के सवाल आ जाता है, तो उस ग्राफ के सवाल को बगैर किसी भी चीज़ को देखते हुए, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, रिफ्लेक्शन विद द एक्स एक्सिस योर एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम बट द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट विल चेंज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर यू टू रिमेंबर इट एट दैट टाइम व्हेन यू आर नॉट गिवन ग्राफ। ओके, एंड लास्टली you need to understand that it is important for you to know both ways, बिकॉज आपको कभी कभार ग्राफ दे देता है और कभी कभार आपको बगैर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू -x के बोल के वो आपको एक लाइन दे देगा, कोई भी लाइन, और उस पर बोलेगा दैट विल बी डूइंग इन दी एंड। ओके, नाउ विल बी डूइंग रिफ्लेक्शन विद वाई एक्सेस। रिफ्लेक्शन विद वाई एक्सेस अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने किया था कि आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका सेम रहेगा बट द साइन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज। तो हम इसको नॉर्मली जैसे हमने वैसे किया था वो भी हम इसी तरीके से करते हैं इसको, कि मेरे पास ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मेरे पास ए था, ये पॉइंट था बी, और इस पॉइंट को हमने लिया था सी, और ये लाइन अब कौन सी है, वाई एक्सिस की लाइन है। तो जितना डिस्टेंस मेरा ए से होगा वाई एक्सिस तक, जो कि कितना है 2, तो वही मेरे पास डिस्टेंस दूसरी साइड पे बन जाएगा 1 और 2। तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बन जाएगा, ए डैश, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्शन लाइन से उतना ही रिफ्लेक्शन लाइन का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू गाइज नोट, तो मेरे पास इसी तरीके से बी भी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो बी है उसका जो डिस्टेंस है वो है 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी डिस्टेंस 1 2 और 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी डैश। फिर जो आपके पास वैल्यू बची है वो सी की बची है, ठीक है। अब सी का अगर आप नोट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 और 2, तो ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, सी डैश हो जाएगी। तो अब अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन बनाना चाहूँगा तो ये कुछ इस तरह होके ये होके और ये बन गया। तो अगर आप नोट करो रिफ्लेक्शन हमेशा अपोजिट साइड पे होती है विद द रिफ्लेक्शन लाइन, और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्शन लाइन होगा उतना ही डिस्टेंस आपका रिफ्लेक्शन का आपके रिफ्लेक्शन लाइन टू इमेज हो जाएगा। पर यही चीज़ अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ, मुझे पता है कि मेरा ए का कोऑर्डिनेट है 2,1, बी का कोऑर्डिनेट है 3,1 और सी का कोऑर्डिनेट था 2,3, तो मुझे ए डैश बी डैश सी डैश डायरेक्टली भी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है माई वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम बट द साइन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज, विच मीन्स ये हो जाएगा -2 1, ये हो जाएगा -3 1, और ये क्या हो जाएगा -2,
3। और अगर आप इसी चीज़ को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे पास जो ए है वो है -2 एंड 1 पे, ठीक है। जो मेरा ए है वो -2 एंड 1 पे है, जो मेरा बी है वो है -3 और 1 पे, और मेरा जो सी है वो किस पे है, -2, 3 पे। ओके गाइज, नाउ वी हैव रिफ्लेक्शन विद y इज इक्वल टू x। और शुरू में ही बोल दिया था कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y विल इंटरचेंज, दैट मीन आपका x y बन जाएगा और y x बन जाएगा। बट टू बी वेरी क्लियर ऑन कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए y इज इक्वल टू x का मतलब क्या है। y इज इक्वल टू x का मतलब है कि अगर मेरे पास x 1 है तो मेरा y भी 1 हो जाएगा, और अगर x 2 है तो मेरा y भी 2 हो जाएगा। x अगर 3 है तो y भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं अगर कोई भी लाइन बनाता हूँ तो वो क्या लाइन बनेगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 0 0, क्योंकि x 0 होगा तो y 0 होगा। -1 पे -1 आएगा, -2 पे -2 आएगा। और आप इसी तरीके से आप जब लाइन आपको गिवन है तो आप उसी लाइन का आप जब रिफ्लेक्शन बनाओगे तो आपके पास ये चीज़ लाइन ड्रॉ हो जाएगी y इज इक्वल टू x की। जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो आपको पता है कि इस पे आपको रिफ्लेक्शन करना है, पर वी हैव द सेम ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलता हूँ भाई ये अभी भी a है, ये b है और ये c है। और यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट टू नो कि आपका रिफ्लेक्शन का ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये होगा क्योंकि एक पॉइंट सी उधर है लेफ्ट हैंड पे, और जो ए और बी है वो राइट हैंड पे है। तो इसका मतलब जो ए और बी राइट हैंड पे है वो लेफ्ट हैंड पे चले जाएंगे, और जो मेरा सी जो लेफ्ट हैंड पे था वो कहाँ हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो अब अगर आप नोट करें, फॉर सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा डिस्टेंस है। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे उसी के ऑब्जेक्ट को जो है ना इमेज में चेंज करने के लिए उसके ऑपोजिट बना दिया था, तो सीधा सीधा। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस मेरी रिफ्लेक्शन लाइन टेढ़ी टेढ़ी है तो मेरा जो इमेज बनेगा वो भी टेढ़ा बनेगा। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो टेढ़ा ही जाएगा दूसरी साइड पे। दैट मीन्स इट विल ऑलवेज रिमेन टिल्ट। नाउ इफ़ यू हैव ए और ए का मेरे पास आधा है तो आई कैन से ठीक है मेरे पास दूसरा जो आधा है वो इस साइड पे चला जाएगा। जब इस साइड पे चला जाएगा आधा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा ए डैश, ताकि वो क्लियर हो, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं बी को देखूं तो बी मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरा क्रॉस में 1 बॉक्स। तो मेरे पास क्रॉस में 1 बॉक्स अगर मैं बी का बनाऊंगा तो ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे बन जाएगा बी डैश। फिर अब अगर सी को देखूं तो सी तो ये रहा, और सी का ऑपोजिट इस साइड हो जाएगा राइट पे। तो अगर ये सी इज़ हाफ द बॉक्स तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाफ द बॉक्स बन जाएगा सी डैश। तो अब अगर मैं येलो से बना रहा हूँ इसका इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए, तो ये चीज़ कुछ ऐसे बन गई। इसका मतलब जो मेरा रिफ्लेक्शन है वो मेरे ऑब्जेक्ट पे ओवरलैप कर रहा है, बिकॉज द रिफ्लेक्शन लाइन इज़ ओवर द ऑब्जेक्ट। बट टू बी वेरी क्लियर, यू ऑलरेडी नो कि आपके पास ए का कोऑर्डिनेट क्या था, 2 and 1, आपका बी का कोऑर्डिनेट क्या था, 3 and 1, और आपका जो सी का कोऑर्डिनेट था दैट वाज 2 and 3। तो इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो ए डैश क्या बन जाएगा, 1 and 2। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट ए टू ए डैश किया था वो 1 and 2 पे आ गया। जो बी है, बी डैश बन जाएगा, दैट विल बिकम 1 and 3। देखें बी डैश आपको 1 and 3 गिवन है। फिर आपके पास जो सी डैश है वो क्या हो जाएगा, -3 and -2। तो आपके पास सॉरी -3 -2 नहीं, आपके पास ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा दैट वुड बी 3, 2, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो वही आप देखें जो मेरे पास सी है वो क्या बन जाएगा, 3 एक्स एक्सिस पे बन जाएगा, और मेरे पास 2 क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस पे बन जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट कोऑर्डिनेट्स विल इंटरचेंज एंड द कोऑर्डिनेट विल इंटरचेंज बट द साइन विल रिमेन सेम। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, विद द रिफ्लेक्शन विद द लाइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके जी, reflection with line is equal to y is equal to -x, coordinate will interchange and the sign will also change। तो अब मेरे पास ये पता है कि भाई मेरा कोऑर्डिनेट भी इंटरचेंज होगा, साइन भी इंटरचेंज होगा। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था कि भाई मुझे ये पता था y इज इक्वल टू एक्स की लाइन पे
x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, x 3 होगा y, पर यहाँ क्या है माइनस x है, तो अगर मेरे पास x 1 होगा तो y माइनस 1 हो जाएगा, x अगर 2 होगा तो मेरे पास y क्या हो जाएगा माइनस 2, x 3 होगा तो y मेरे पास माइनस 3, x 4 तो y मेरे पास हो जाएगा माइनस 4। तो इसकी वजह से जो मेरी लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, जो कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर 1 पे -1 आ जाएगा, 2 पे -2 आ जाएगा, 3 पे -3 आ जाएगा, 4 पे -4 आ जाएगा, -1 पे -1 पे 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -2 पे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -3 पे 3 आ जाएगा। और फिर आप क्या कर दोगे, एक आप स्ट्रेट लाइन बना दोगे ताकि कोई ऐसा मसला ही ना हो कि बाद में अगर आपको रिफ्लेक्शन करना हो तो रिफ्लेक्शन गलत हो रही हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर परफेक्ट लाइन वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि वो सही बन रही हो। और ये आपकी क्या बन गई, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बन गई। सिंस ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बन गई है तो अब आपको क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ से ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5, तो इसका मतलब हाफ एंड 1, दिस विल बिकम योर a डैश। सिमिलरली 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड हाफ 1 एंड 2, तो दिस विल बिकम योर b डैश। क्योंकि मेरे पास रेड लाइन भी 2 थी तो क्रॉस में मेरे पास ब्लू लाइन भी क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं c को देखूं तो c 1 2 एंड हाफ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हाफ 1 एंड 2, तो दिस विल बिकम योर c डैश। और जब मैं लाइन अपना ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा तो मेरा ट्राइंगल कुछ इस तरह बन गया। एंड टू बी ऑन वेरी प्रॉपर पॉइंट के मुझे पता होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने सब सही किया है, कुछ गलत नहीं किया, तो दिस वुड बी 2 and 1, बी क्या था 3 and 1, सी क्या था मेरे पास 2, 3। मुझे पता है कि मेरे कोऑर्डिनेट्स तो इंटरचेंज हो जाएंगे, पर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरा साइन क्या होना चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए। तो मेरा 2 1 विल बिकम 1 and 2, बट to be precise it should be -1 and -2, this should be -1 and -3, 2 3 will become 3 and 2, और होगा क्या -3 and -2। और अगर आप चेक कर लें कि सी डैश मेरे पास क्या है -3 और -2 पे बना हुआ है, सी था किस पे 2 3 पे, 2 3 को इंटरचेंज किया तो क्या बन गया 3 and 2, और ये क्या बन जाएगा -3 and -2। तो नॉर्मली आपके पास 4 पॉइंट्स ऑफ 4 मेन आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन विद एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन विद वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन विद वाई इज इक्वल टू एक्स, रिफ्लेक्शन विद वाई इज इक्वल टू -x। द मेन होल स्टोरी इज कि ज़रूरी नहीं है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है 4 पॉइंट है, इट कैन बी एनी अदर लाइन एज वेल। ओके गाइस, एज आई सेड रिफ्लेक्शन विद एनी अदर लाइंस, तो रिफ्लेक्शन विद एनी अदर लाइन आपके पास कोई भी लाइन हो सकती है। इट कैन बी x is equal to 1, it can be x is equal to 2, it can be x is equal to 3, it can be y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 3, it can be y is equal to x plus 4, it can be y is equal to x plus 5, it can be y is equal to x minus 3, it can be y is equal to minus x plus 3, it can be y is equal to minus x plus 2, it can be y is equal to minus x plus 5, or any other equation that can be given in the question. अब if I say y is equal to x is equal to 1, so x is equal to 1 can be shown this way, this is x is equal to 1. If I say x is equal to 2, x is equal to 2 can be shown this way. If I can say कि भाई I need x is equal to 3, so x is equal to 3 will be shown this way. Similarly, if I can say by x is equal to -3, so x is equal to -3 can be shown this way. In the contest to the same knowledge, you should be knowing that I have y is equal to 1, then I have y is equal to 2, then I have y is equal to 3, then I can also have y is equal to -5, I can have y is equal to
7. So these all equation can be shown as y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 3, or y is equal to minus 5, y is equal to minus 7, depending upon whatever the examiner have asked you to draw in. Now this is normal that you have been taught in the topic of inequalities, but in the contrast to this there can be other equations as x plus 4, y is equal to x plus 4. Now you know that it is a positive gradient, as you have y is equal to x, but with the respect of the positive gradient you should be knowing that your line should be tilting towards right hand side, because when you have y is equal to y is equal to x, your line is like this, tilting towards right hand side. So if I tell you that if you have y is equal to x plus 4, so your y intercept is 4, and since the gradient is 1, positive 1, so you need to have minus 4, and you can mark this line as this way. Similarly, if I say that your gradient is y is equal to x minus 3, similarly for y is equal to x minus 3, you know your gradient is positive, but your y-intercept is negative. So y-intercept is negative minus 3, and it will move on the right hand side. So this should be the same point 3 minus 3 3, and your line should be sketched or drawn like this, with the respect of whatever the equation will be given. Similarly, if the examiner have asked you to draw up negative x plus 3, you need to understand that this line earlier you drawn was y is equal to minus x. So if in the question it says y is equal to minus x plus 3, so now you will have y intercept as 3, the line will tilt towards left hand side, it should move from 3 and 3 and tilting towards left hand side. Similarly, then again you have y is equal to minus x plus 5, you should be knowing that since the gradient is negative, it should be tilting on the left hand side, but your y-intercept is 5. So since y-intercept is 5, your x-intercept should be 5 because of the negative gradient, and your line should be like this. So there can be any other line as well which the examiner might test you in. Now examiner might test you with any other line, then you need to draw up an equation with normal table of x and y, where you can have 1, 2, 3, 4 applied. You can put down in that equation to have the values for y and then draw up that line. But right now, since we can actually have some normal line as x is equal to 1, so this is not part of the normal main type, which was y is equal to x, y is equal to minus x, your reflection towards x-axis, your reflection from y-axis. For this respect, you need to only count the distance from your object and your distance to the image. Similarly, this would be like this, and lastly this point should be on the opposite side coming towards here. So your reflection image should be like this. Similarly, if I would have said that your object A is transformed from y is equal to minus 1, तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का डिस्टेंस है, तो नीचे भी 2 का डिस्टेंस होगा, ऊपर 2 का डिस्टेंस है तो नीचे भी 2 का डिस्टेंस होगा, 1 2 3 4, तो आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का डिस्टेंस होगा, और आपका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, विद द रिफ्लेक्शन विद एनी अदर line given to you by the examiner. Now if the question gives you object and image and they tell you to find out what it is, you will have to see that whether it is reflection or any other transformation. To find out if it is reflection, what you need to do is you need to have A, B, C. You need to mark your points, mark your coordinates. For the same point that is marked A, you need to mark your A dash. For same point that you mark your B, you need to mark B dash. For same point that you mark C, you need to mark your C dash.
in these type of question, it is very important. Normally you need to actually know that in these type of question it is very important that for a or a dash, which one is your object and which one is your image. The question would definitely tell you that A is mapped onto B. When A is mapped onto B, that means A is your object and B is your image. If C is mapped onto C dash, that means C is your object and C dash is your image. Now, as there is written on the right hand side that join all same points A with A dash, B with B dash, C with C dash. So let us just do that. A with A dash, B with B dash, and C with C dash. Now you know that all the three points for the similar points of image are being marked and drawn. You need to draw perpendicular bisector of the following line. When all the line perpendicular bisectors is same, that will be your reflection line. That means that for each of the points, for suppose if I find out perpendicular bisector, I know that you have one half half. That means the perpendicular bisector should be here. Similarly, 1 1 2 2. Your perpendicular bisector should be here for this line. 1 1 2 2. Half half. Your perpendicular bisector should be here. So that means you have your perpendicular bisector which is same for all the lines, which is same for all the lines. If you have same perpendicular bisectors for all the lines, that means it is your reflection, and then you can obviously tell it which equation of line does the reflection line has. For this you know that it is y is equal to minus x. Now it is for this it is very important that you need to have the knowledge of loci, because for perpendicular bisector you will need to create your arcs to find out the perpendicular bisector. If you can find out directly, that even is fine. The examiner won't even say anything on that, but won't even deduct or penalize you. But the point is that you should be knowing that perpendicular bisector should be drawn through the arcs. But in loci it is very important to draw arcs, because the examiner gives you marks on that arc that is shown.